तो दोस्तों आज हो गया 1 दिसंबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके चलिए फापर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में गुरुवार को 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। पहले चरण का मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के जिले शामिल हैं। कुल 39 राजनीतिक दलों ने अपने 788 उम्मीदवारों को इस चुनावी रण में उतारा है। एनडीटीवी के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी के जाने माने चेहरे रवीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई कार्यक्रमों को होस्ट किया, जिनमें हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम शामिल है। आपको बता दें कि रवीश कुमार को 2 बार पत्रकारिता में योगदान के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार और 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रवीश के इस्तीफा के बाद एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने कहा है कि रवीश जितना लोगों को प्रभावित करने वाले कुछ ही पत्रकार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बुधवार को अदालत ने 14 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने 23 जुलाई को दोनों को गिरफ्तार किया था और मुखर्जी के फ्लैटों से बड़ी मात्रा में नकदी, जेवर और जमीन के कागजात बरामद किए गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के किराए के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोगों पर संगरूर पुलिस ने बुधवार को लाठी चार्ज किया। प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 700 रुपए तक बढ़ाने, दलितों के लिए 5 मरला प्लॉट योजनाओं को लागू करने और आम पंचायत भूमि के तीसरे हिस्से को समुदाय को पट्टे पर देने की मांग कर रहे थे। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर ईडी ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आरोपियों ने कई बार फोन बदले और सबूतों को नष्ट कर दिया है। बुधवार को इस केस में गिरफ्तार किए गए अमित अरोड़ा को अदालत में पेश करते हुए जांच एजेंसी ने ये दावे किए हैं। ईडी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा ने 11 फोन बदले थे। इन फोनों का इस्तेमाल शराब घोटाले के दौरान किया गया। इसके अलावा एजेंसी ने मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी लगाए हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि केंद्र गृह मंत्रालय की ओर से पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए उसके नेताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जनता को मुफ्त में बिजली देने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली दी जाती है। मुफ्त मिलने से इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन राज्यों में मुफ्त बिजली की घोषणा की जा रही है वो उचित नहीं है। रामपुर उपचुनाव से पहले अपनों से दूर हो रहे आजम खां को बुधवार को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का साथ मिला। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने सपा कार्यालय में पार्टी के लोगों से मुलाकात करने के बाद आजम खां से भी मिले। चंद्रशेखर ने इस दौरान योगी सरकार पर हमला भी बोला। चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार बहुत अहंकारी हो गई है, इसका अहंकार वोट की चोट से चकनाचूर कर दें। बिहार के कुर्नी उपचुनाव में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंत्री जनसभा और प्रचार करने मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं एमआईएम के द्वारा गुलाम मुर्तजा अंसारी को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में खड़ा करने से मुकाबला रोचक हो गया है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान के द्वारा भी अब अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुर्नी में हमें अपार समर्थन मिल रहा है और सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि हर दलित गरीब वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव में एक रैली के दौरान कहा था कि कांग्रेस गुपचुप प्रचार में जुटी हुई है और उससे सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के इस बयान को गुजरात में कांग्रेस की मौजूदगी स्वीकार करने वाला माना गया था। अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कांग्रेस को ही मुख्य विपक्षी दल माना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में संकट का सामना कर रही है और उसका असर गुजरात में भी दिख रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर भी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि उसका गुजरात में खाता भी नहीं खुल सकेगा। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा है कि लोग गुजरात के बेटे के इस अपमान का बदला लोकतांत्रिक तरीके से लें। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा नेता अमित मालवीय के इस प्रकरण से संबंधित एक टिप्पणी का हवाला देते हुए पलटवार किया और दावा किया कि दलित समुदाय से आने वाले उसके शीर्ष नेता को अराजक कहकर दलित विरोधी विश्वमन किया गया है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान दुष्कर्म और 7 सदस्यों की हत्या में सजा काट रहे सभी 11 अभियुक्तों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस केस की योग्यता पर विचार करेंगे।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ी बातें कही है। उन्होंने बताया कि पीएम उदय योजना के तहत अवैध कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाएगा। इससे 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेघरों को घर देने की योजना है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी की ओर से दर्ज धन संशोधन मामले में निचली अदालत के जमानत ठुकराने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका में दलील दी है कि वो गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को उलेमाओं के एक कार्यक्रम में कहा है कि इस्लाम शांति का मजहब है। उन्होंने कहा है कि अतिवाद और आतंकवाद इस्लाम के अर्थ के खिलाफ है। इस्लाम का अर्थ शांति और कल्याण है। अजीत डोभाल ने कहा है कि इस्लाम शांति का मजहब है जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर इन दिनों उपचुनाव चल रहा है। यहां से 10 बार के विधायक रहे आजम खां को अयोग्य घोषित किए जाने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। भले ही आजम खां इस चुनाव में बतौर उम्मीदवार नहीं उतरे हैं, लेकिन चुनाव में वही सबसे बड़े फैक्टर है। इस बीच आजम खां पर सरकार की नज़र टेढ़ी है तो उनके समर्थक भी साथ छोड़ते दिख रहे हैं। इन समर्थकों के साथ छोड़ने पर आजम खान ने तंज कसा है और उन्हें गद्दार बताया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा को लेकर जारी विवाद 67 सालों से जारी है। इसकी गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। अब आशंकाएं जताई जा रही है कि इस विवाद का असर कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा दोनों ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने से भी मामला सियासी तुल पकड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आपको बता दें कि आसिफ खान को कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अखिलेश यादव से शिवपाल की नजदीकियां बढ़ने के बाद सरकार ने सुरक्षा घटाई तो सपा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पहले अखिलेश यादव ने, फिर चचा शिवपाल यादव ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा से यही उम्मीद थी और अब डिम्पल यादव की जीत का अंतर मैनपुरी उपचुनाव में और बढ़ जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बुधवार को कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने बताया कि चुनाव प्रचार के माध्यम से जेडीयू प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अनियंत्रित जनसंख्या जिस प्रकार से संसाधनों पर दबाव डाल रही है और विकास को बेअसर कर रही है, उसे देखते हुए नीतीश सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून या नीति बनाना चाहिए और इसके राजनीतिक विरोध की नीति पर पूर्ण विचार करना चाहिए। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से एक छात्र को कथित तौर पर आतंकी कसाब के नाम से बुलाए जाने पर राजनीतिक जगत से प्रक्रिया आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने छात्र से सहानुभूति दिखाते हुए प्रोफेसर के कथित आपत्तिजनक बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की है।